बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटरिंग के चैप्टर नंबर 6 की पार्ट 2 की वीडियो को। पार्ट 1 की वीडियो में हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बेसिक एनाटॉमी देखी थी और हमने दो तरह के ट्रांसमिशन देखी थी, एक कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन और दूसरी एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन। इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स किस तरह से बनते हैं और उनके सिंथेसिस को हम कहाँ कहाँ पे इनहिबिट करते हैं, ये सारी बातें हमने देख ली थी। अब हम देखते हैं कि जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो उसको कौन से रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। तो अब हमने स्टडी करने हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स। सही होगी बात। एसिटाइलकोलिन को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कोलिनोसेप्टर्स, ठीक है, या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। इसी तरह से एड्रेनालिन और मतलब ये एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वगैरह को रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन को रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उनको हम कहते हैं एड्रीनो रिसेप्टर्स, ठीक है, क्योंकि ये एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन होती है, इनको हम कहते हैं एड्रीनो रिसेप्टर्स या एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। सही के बाद तो हमने बेसिकली तीन तरह के रिसेप्टर स्टडी करने हैं, एक कोलिनो रिसेप्टर्स, एक एड्रेनो रिसेप्टर्स और तीसरे डोपामीन रिसेप्टर्स। उसके अलावा जो बाकी हमने कहा था ना कि भाई और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एटीपी, एनकैफेलिन, सब्सटेंस पी, उनके रिसेप्टर्स के बारे में हमें बहुत खास नहीं पता, इसलिए उनको हमने स्टडी नहीं करना। तीन तरह के हमने ही स्टडी करने हैं, यानी कि तीन तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स को हमें स्टडी करना है। सही होगी बात। अब पहले हम हल्का सा ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे मौजूद होता है। तो एक बात आपको याद है, हमने पहले स्टडी कर चुके हैं हम कि सिंपैथेटिक के हों या पैरासिम्पैथेटिक के हों, सबके प्री सिनेप्टिक फाइबर्स एसिटाइलकोलिन ही रिलीज करते हैं, यानी कि कोलिनो रिसेप्टर्स ही होंगे। और पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर्स भी एसिटाइलकोलिन ही रिलीज कर रहे होते हैं। ये बात डन हो गई। तो अब इस बात को आप इस डायग्राम से समझिएगा, बड़ा आपके लिए मज़ेदार डायग्राम होगी ये देखिएगा। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जूम कर दूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए समझने में थोड़ी सी आसानी हो। हाँ जी, अब देखिएगा यहां पे वो शो कर रहे हैं हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सही, दोनों के प्री गैंग्लियोनिक जो है वो एसिटाइलकोलिन ही रिलीज कर रहे हैं और पैरासिम्पैथेटिक का जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था जो स्केलेटल मसल्स में जा रहा होता है, इसमें गैंग्लियन वगैरह कोई नहीं होता, एक ही फाइबर होता है जो कि डायरेक्टली मसल तक जाता है। ये स्केलेटल मसल तक जाने वाले फाइबर भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। उसके अलावा वो आपको बता रहे हैं कि कुछ, अच्छा बहरहाल डिटेल मजीद नहीं करते हैं, बात कंफ्यूजिंग ना हो जाए। एनीवेज जी, अब एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं? कोलिनो रिसेप्टर्स। इनके कई टाइप्स हैं, दो तरह की मेन टाइप्स होती हैं। हम ये देखो, ये मिसाल के तौर पे दो रिसेप्टर्स हैं। कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन के साथ साथ मस्करीन को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। मस्करीन हमारे पास एक एल्कलॉइड है, यानी कि एसिटाइलकोलिन तो इनको एक्टिवेट कर ही सकती है, मस्करीन से भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इन रिसेप्टर्स का नाम रख दिया हमने मस्करीनिक रिसेप्टर्स। आसान सी बात हो गई, ठीक है। मस्करीन एक एल्कलॉइड है। और कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन के साथ साथ निकोटीन को रिस्पॉन्ड करते हैं, मस्करीन को नहीं करते, निकोटीन को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इन रिसेप्टर्स का हमने नाम रख दिया है निकोटीनिक रिसेप्टर्स। सही होगी बात। मस्करीनिक रिसेप्टर्स और निकोटीनिक रिसेप्टर्स। अब इनकी लोकेशन, इनके फंक्शन, ये चीज़ हमारे पास मेनली इंपॉर्टेंट है। ये मस्करीन क्या होता है, निकोटीन क्या होता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ओके होगी बात। अच्छा जी, आई एम वेरी सॉरी, जूम आउट मैंने थोड़ी देर से किया है। तो हमने देखा कोलिनो रिसेप्टर्स जो है वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं इनटू मस्करीनिक रिसेप्टर्स और निकोटीनिक रिसेप्टर्स। अब ये जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं इनको हम फर्दर देखते हैं। इन मस्करीनिक रिसेप्टर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है उनकी लोकेशन की बेस पे, उनके फंक्शन की बेस पे। तो इनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है हमने M1, 5 क्लास में डिवाइड किया हुआ है। नाम याद करने बड़े आसान है, क्योंकि एक का नाम है M1, एक का नाम है M2, एक का नाम है M3 और फिर M4, M5, ठीक है। 4, 5 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, M1, 2, 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब याद करने की बात आपके लिए है कि इनकी लोकेशंस क्या है, किस किस जगह पे पाए जाते हैं M1, M2, M3। अब 1 देखो ऐसे करके किसी नर्व टर्मिनल की तरह का नहीं होता, ठीक है, मतलब न्यूरॉन की तरह का होता है ना। तो M1 जो होते हैं वो आपके पास मेनली नर्व टर्मिनल में पाए जाते हैं। 2 जो है वो ऐसे करके, अगर मैं 2 बनाऊँ तो देखो 2 से तो हार्ट बनता है, ये देखो ये हार्ट नहीं बन गया, ठीक है। तो M2 जो होते हैं वो हमारे पास हार्ट के अंदर पाए जाते हैं मेनली। और जो M3 होते हैं ये हमारे पास उसमें स्मूथ मसल्स वगैरह में पाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो टेबल पर बनाया हुआ है, M1 नर्व एंडिंग्स में, M2 हार्ट में और M3 जो होते हैं हमारे पास स्मूथ मसल में पाए जाते हैं। ओके होगी बात। अब हमने ये भी देखना है कि ये रिसेप्टर्स किस तरह से आगे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो जब इन रिसेप्टर्स पे आके एसिटाइलकोलिन लगता है, चाहे वो मस्करीनिक हो चाहे निकोटीनिक हो, तो लगना तो एसिटाइलकोलिन ही है ना। जब इन पे एसिटाइलकोलिन आके लगता है तो ये जनाब आगे से जी प्रोटीन के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। सारे एम रिसेप्टर्स जो है वो आगे से जी प्रोटीन के थ्रू काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि आगे उन्होंने जी प्रोटीन को एक्टिवेट करना है और फिर जी प्रोटीन किसी न किसी सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम करवाएगी। अगर तो हुई जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन तो वो जारी बात है साइक्लिक AMP को इंक्रीज करेगी,
ये सेकंड मैसेंजर काम होता है उसका। और अगर वही हमारे पास जी इनहिबिटरी प्रोटीन, तो सारी बात है वो फिर साइक्लिक AMP को डिक्रीज करेगी और उससे फिर आगे कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और अगर कोई हमारे पास GQ प्रोटीन, तो वो फॉस्फेटिडोल इनोसिटोल फॉस्फेट, पता नहीं क्या नाम ले रहा हूँ मैं, कैल्शियम हो गया, उनके थ्रू काम कर रही होती है। ठीक होगी बात। तो ये जी प्रोटीन भी हमारे पास काफ़ी सारी किस्मों की होती हैं। यहाँ पे कौन कौन सी किस्म है, अब आप पूछेंगे हमें ये क्यों याद करना है, तो बस क्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। M1 में होती है GQ प्रोटीन, M2 में होती है GI, M3 में होती है GQ प्रोटीन, और फिर आगे इसी तरह M4 में होती है GI, M5 में होती है GQ। सही, QI। ओके बात। तो सिर्फ M2 में और M4 में हमारे पास GI प्रोटीन होती है, बाकी सब में GQ प्रोटीन होती है। लेकिन एक बात तो ये होगी कि सारे मस्क्रीनिक में G प्रोटीन होगी। या तो बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम निकोटीनिक की तरफ। मेनली निकोटीनिक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सारे जो आपने पढ़ा था ना, एसिटाइलकोलिन जो होते हैं वो गैंग्लियॉन्स में रिलीज होते हैं, चाहे सिम्पैथेटिक गैंग्लियन हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियॉन्स हो, सारे गैंग्लियन में एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा था। इसी तरह से आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा था। और हमने कहा था कि पोस्ट सिनेप्टिक जो होते हैं पैरासिम्पैथेटिक, वो भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक पैरासिम्पैथेटिक जो कि किसी इफेक्टर ऑर्गन पर जा रहे हैं, जैसे कि हार्ट वगैरह, वहां पे एसिटाइलकोलिन के लिए मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स होते हैं, और बाकी सारी जगह पे निकोटीनिक रिसेप्टर्स ही होते हैं। यानी कि सारे गैंग्लियन में निकोटीनिक रिसेप्टर्स होंगे, स्केलेटल मसल में भी निकोटीनिक रिसेप्टर्स होंगे, एड्रीनल मेडुला में भी निकोटीनिक रिसेप्टर्स होंगे। ज्यादातर जगहों पे यानी कि एसिटाइलकोलिन के लिए निकोटीनिक रिसेप्टर्स ही पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात। निकोटीनिक रिसेप्टर्स को फर्दर हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। वो निकोटीनिक रिसेप्टर्स जो इन गैंग्लियन वगैरह में थे, वो हम कह रहे हैं भाई नर्व एंडिंग्स पे हैं, तो उनको हम कहते हैं NN। ठीक है। और वो निकोटीनिक रिसेप्टर्स जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होते हैं, यानी कि स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं, जो कि वो मसल में पाए जा रहे हैं, उनको हम कहते हैं NM। गुड हो गई बात। एक N है, N फॉर नोटी, दूसरा M है, M फॉर मंकी। ओके हो गया जी। अब आप एक दफा कर रिसेप्टर्स को इस डायग्राम में देख लें तो आपको पता चल जाएगा। ये उन्होंने शो कर दिया जी, मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियनिक जो रिलीज करना है वहां पे मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स हैं। बाकी चाहे सिंपैथेटिक का गैंग्लियन हो वहां भी निकोटीनिक रिसेप्टर्स होंगे एसिटाइलकोलिन के लिए, चाहे पैरासिम्पैथेटिक का गैंग्लियन हो वहां पे निकोटीनिक रिसेप्टर्स होंगे एसिटाइलकोलिन के लिए, चाहे स्केलेटल मसल हो वहां भी निकोटीनिक रिसेप्टर्स होंगे एसिटाइलकोलिन के लिए। और यहाँ पे दिखा रहे हैं एड्रीनल मेडुला में भी जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है उसके लिए भी निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं। ओके हो गई बात। तो एसिटाइलकोलिन के तो सारे रिसेप्टर्स हमने स्टडी कर लिए। अब हम देखते हैं नॉर एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स। नॉर एपिनेफ्रिन कहां से रिलीज हो रही है? ज्यादातर सिंपैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से रिलीज हो रही होती है नॉर एपिनेफ्रिन, या पोस्ट साइनेप्टिक से रिलीज होती है नॉर एपिनेफ्रिन। ये नॉर एपिनेफ्रिन जारी बात है पोस्ट। अब सिंपैथेटिक जो है वो हार्ट में भी होता है, ब्लड वेसल में भी होता है, आपकी GIT में भी होता है, ब्लैडर में भी होता है, हर जगह होता है ना। तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होंगे नॉर एपिनेफ्रिन के लिए। नॉर एपिनेफ्रिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम कहते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स या एड्रीनो रिसेप्टर्स। और उन रिसेप्टर्स को हमने क्लासीफाई किया हुआ है अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स में। सही होगी बात। ये भी जारी बात है, जिस तरह हमने मस्क्रीनिक और निकोटीनिक को फर्दर डिवाइड किया हुआ था, अल्फा बीटा भी फर्दर डिवाइडेड है। अल्फा रिसेप्टर आपके पास अल्फा 1 भी होते हैं और अल्फा 2 भी होते हैं, जबकि बीटा रिसेप्टर्स आपके पास बीटा 1 भी होते हैं, बीटा 2 भी होते हैं और बीटा 3 भी होते हैं। इनकी जो लोकेशन है डिटेल के साथ वो इंशाल्लाह जो आगे हम वीडियोस पढ़ेंगे उनमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मैं बता नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, लेकिन बेसिक बातें मैं आपको जरूर बताऊंगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आमतौर पे आपको पता है वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रही होती है, तो ब्लड वेसल्स पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट होता है ना, वो मेनली अल्फा रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। और हार्ट पे जो इफेक्ट होता है वो मेनली बीटा रिसेप्टर के थ्रू होता है। वैसे भी देखो ना, बी जो है वो हार्ट की तरह नहीं होता, ऐसे करके ये आपके पास बी बन गया, ठीक है, ये बी भी बन गया और आपके पास हार्ट भी बन गया। एनीवेज जी, जो बीटा होती है ये आमतौर पर हार्ट वाले काम कर रहे होते हैं। ओके बात। एक इंट्रोडक्शन मैं बताऊँ, ये जो अल्फा 2 है ना, इसकी बड़ी वक्री किस्म की लोकेशन होती है। अल्फा 2 जो होता है ना, आमतौर पे तो हम सारे रिसेप्टर ये देखते हैं ना कि भाई अगर यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रही है तो वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पाए जा रहे होंगे, बीटा 1 बीटा 2 सारे। अल्फा 2 जो होते हैं ना, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी होते हैं। तो बड़ा वो अजीब सा चक्कर चलता है कि भाई नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है और वो इधर ही इफेक्ट कर देती है, और उसका जो इफेक्ट है वो आगे हम पढ़ेंगे। बल्कि अभी बताया तो इसमें से कौन सी बात है। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है, अल्फा 2 पे लगती है, अल्फा 2 मजीद नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को रोकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं अल्फा 2 के, लेकिन बहरहाल ये भी एक इफेक्ट है अल्फा 2 का। दोबारा बता रहा हूँ, ये सारी बातें आगे जाके इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक दफ़ा सारी बातों का एक ओवरव्यू से दे रहा हूँ ताकि ये बातें आपको याद थोड़ी बहुत अभी हो जाएं, बाद में तो इंशाल्लाह आपको हो ही जाएंगी। तो ये हमारे पास अल्फा रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर्स हो गए। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो सारे बीटा रिसेप्टर्स में जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन होती है, यानी सारे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो साइक्लिक AMP को इंक्रीज करके ही काम चलाते हैं, ठीक है। तो सारे बीटा प्रोटीन्स की सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है।
जबकि जो अल्फा प्रोटीन है वो भी जी कपल्ड ही होते हैं, लेकिन उनमें आप अगर फर्दर देखें तो अल्फा 1 में जी क्यू प्रोटीन होती है और अल्फा 2 में जी आई प्रोटीन होती है। ओके होगी बात। तो ये बहरहाल ये बात अपनी याद करनी है तो कर लें। ज़्यादा ही आपको याद करने का अगर दिल कर रहा है तो मैं आपको ये बिग कैटजन का टेबल में दिखाया था। इसमें आपको पहले हमने M4 और M5 छोड़ दिए थे ना, वो भी बताया हुआ है कि M4 CNS में होता है, M5 वैस्कुलर एंडोथेलियम में होता है। पहले वाले तो याद है ना आपको, M1 मैंने कहा था न्यूरॉन है क्योंकि 1 न्यूरॉन की तरह का होता है, 2 से हार्ट बनता है तो M2 है वो मायोकार्डियम में हार्ट वगैरह में होता है, M3 हमने कहा था कि स्कूप मसल वगैरह में होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में होता है। बाकी अगर आपने अल्फा और बीटा को देखना तो वो भी सर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें एक बात जो मैंने आपको बताइए कि अल्फा 2 प्री सैनेप्टिक में भी पाए जाते हैं, बाकी सारे हैं तो पोस्ट सैनेप्टिक ही ना, मुख्तलिफ लोकेशन होंगी, कोई लिपोसाइट्स के पोस्ट सैनेप्टिक में होगा, कोई किसी जगह के होगा, लेकिन अल्फा 2 जो होते हैं वो प्री सैनेप्टिक में भी पाए जाते हैं। ये जो आपका प्री सैनेप्टिक नर्व है इसमें भी अल्फा 2 रिसेप्टर्स बहरहाल होते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लिया हमने, सारे जी कपल्ड हैं, बीटा वाले सारे जी एस कपल्ड होते हैं और अल्फा वाले जी क्यू या जी आई कपल्ड होते हैं। सिंपल होगी बात। एड्रेनल रिसेप्टर्स भी कंप्लीट हो गए, कोलिनो रिसेप्टर्स भी हो गए, एड्रेनल रिसेप्टर्स भी हो गए। जी प्रोटीन से तो सारे ही लिंक्ड थे ना, सिर्फ एक निकोटिनिक थे जो कि जी प्रोटीन से लिंक नहीं होते, बाकी सारे किसी ना किसी जी प्रोटीन थे, चाहे वो जी क्यू जी आई से हो या वो जी एस से हो। ठीक है, समझ गए बात को। आगे चलते हैं बारी हम डोपामीन रिसेप्टर्स की तरफ। डोपामीन रिसेप्टर्स भी हमारे पास वो कह रहे हैं कि एक एड्रेनल रिसेप्टर्स की एक सब क्लास है, लेकिन मुझे पता है डोपामीन के रिलीज से हो रहे हैं, इसमें कोई यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डोपामीन रिसेप्टर्स। एनीवे वो कह रहे हैं कि इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो रीनल में, स्प्लैंक्निक वेसल्स में और ब्रेन में ख़ास तौर पे होती है। और फिर अगर आप देखें तो वो D2 D1 बता रहे हैं, थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि वो कौन सी जगहों पे लगे हुए होते हैं, लेकिन आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितने इंपॉर्टेंट पहली वाली चीज़ें थी। ओके होगी बात। फिर आते हैं हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ एक्टिवेटिंग ऑटोनॉमिक नर्व्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जनाबे वाली। वो बात ये कर रहे हैं कि आपके अक्सर ऑर्गन्स को सिंपैथेटिक इनर्वेशन भी मिल रही होती है और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन भी मिल रही होती है। ठीक है, कई मतलब इस तरह से होते हैं, कईयों को सिर्फ सिंपैथेटिक, कईयों को सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक। जिस तरह अगर हम आई देखें तो आई को सिंपैथेटिक भी मिलती है और पैरासिम्पैथेटिक भी मिलती है, लेकिन आई की फर्दर अगर हम पर्टिकुलर चीज़ों की बात करें, उसके रेडियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है सिंपैथेटिक, उसको सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, आई को भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि आगे हमने आई को बड़ी डिटेल से डिस्कस करना है। इसी तरह से हार्ट है, जब वजह सिंपैथेटिक हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। तो वो भी उन्होंने बताया हुआ, हार्ट भी दोनों तरह की इनोवेशन रिसीव कर रहा होता है। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ज़्यादा सिंपैथेटिक इनोवेशन रिसीव कर रही हैं, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक एज रिसीव नहीं कर रही। आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है वो ज़्यादातर पैरासिम्पैथेटिक रिसीव कर रहा होता है, सिंपैथेटिक बहुत ज़्यादा रिसीव नहीं करता। लेकिन बहरहाल हर एक के हर जगह पे इफेक्ट्स भी हैं, मोटे मोटे आपको इफेक्ट्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, सिंपैथेटिक सारे वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि एक्सरसाइज में आपके काम आए। इसका मतलब है ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा ताकि वो बढ़ सके ना, आर्टियल प्रेशर बढ़ सके। हाँ, हार्ट की ब्लड वेसल की वेजो रिलेशन करवाएगा क्योंकि हमने एक्सरसाइज करनी है, हार्ट ज़्यादा काम करवाना है। इसी तरह स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स की वेजो रिलेशन करवाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कॉमन से समझें। अगर आप ब्लैडर वगैरह सारी मतलब भागते हुए आपको यूरिन पास करने की जरूरत है नहीं, तो ब्लैडर को इनहिबिट करेगा। भागते हुए आपको खाना डाइजेस्ट करने की बहुत जरूरत नहीं है, तो इसलिए जीआईटी को भी इनहिबिट करेगा, जीआईटी की मोटिलिटी को भी इनहिबिट करेगा। तो ये सारे काम कर रहा होता है। और स्किन में आपको स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर रहा होगा, और ये वाले सारे काम, क्योंकि भागते हुए पसीना तो आना चाहिए आपको, तो ये वाला सारा कुछ होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। और लिवर से भी कहता है कि भाई ग्लूकोनेजेनेसिस वगैरह करो, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ाओ, ग्लाइकोजन को तोड़ो। फैट से कहता है यार फैट को तोड़ो, अभी मैं भाग रहा हूँ, मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये वाली एनर्जी की जरूरत होती है। अलबत्ता गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को इनहिबिट कर रहा होता है। ये नहीं है कि वो खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, भाई बंदा भाग रहा है, खाने को डाइजेस्ट तो लंबा काम पड़ जाएगा ना। तो लिवर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको तेज करता है, बाकी सारी चीज़ों को ऐसे इफेक्ट नहीं करता है। और पैरासिम्पैथेटिक के सारे ऑपोजिट इफेक्ट्स आ जाएंगे। ये आईज को अगर रिलैक्स करता है प्यूपिल वगैरह को, तो ये प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। इसने हार्ट रेट को बढ़ाया था, ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। इसने जीआईटी से कहा था यार अभी तुम्हारे पास जरा कम ब्लड भेजना क्योंकि बाकी जगह ब्लड की जरूरत है, तो ये जो है वो जीआईटी में ब्लड को बढ़ाएगा, जीआईटी की मोटिलिटी वगैरह को भी इंक्रीज करेगा। ये ब्लैडर को भी आपके इंक्रीज करेगा, उसकी टोन को इंक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, सारे काम है। स्किन में एज सच पैरासिम्पैथेटिक का काम नहीं है, लिवर में भी एज सच पैरासिम्पैथेटिक का काम नहीं है। सही की बात। तो ये ब्रीफ ओवरव्यू आपको होना चाहिए। अच्छा, अगर सिंपैथेटिक भी ना हो और पैरासिम्पैथेटिक भी ना हो, तो भी इन ऑर्गन्स का अपना भी एक सब्सटेंशियल लेवल होता है, कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी इनकी होती है। मतलब हार्ट है तो ऐसे नोड की अपनी भी ऑटोमेसिटी होती है। सारी बात है, अगर सिंपैथेटिक होगा तो वो ज़्यादा तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पैरासिम्पैथेटिक होगा तो वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर दोनों ही खत्म हो जाए, दोनों ब्लॉक हो जाए, तो भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, अलबत्ता अपनी एक नॉर्मल स्पीड से वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब एक सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ यार हार्ट में
दोनों को ब्लॉक किया है तो हार्ट रेट नॉर्मल से बढ़ेगा, नॉर्मल से कम होगा? इसका जवाब आपको तब ही पता चल सकता है अगर आपको पता हो कि नॉर्मल रूटीन में हार्ट इसकी बात ज़्यादा मान रहा था या इसकी बात ज़्यादा मान रहा था। जैसे मिसाल के तौर पे नॉर्मल रूटीन में हार्ट पैरासिम्पथेटिक की बात ज़्यादा मान रहा होता है, हार्ट रेट थोड़ा स्लो होता है जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हो, ठीक। तो अगर मैं दोनों को ब्लॉक करूँ तो क्या होगा? हार्ट का हार्ट रेट अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ चलेगा, क्योंकि पहले पैरासिम्पथेटिक का बहुत असर था उस पर। अब जारी बात है जब वो नॉर्मल की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा टैकीकार्डिया होगा, थोड़ा सा हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। इसी तरह से पूछो यार आइज पे, आरएस वगैरह पे किसका ज़्यादा इफेक्ट होता है? तो आइज में भी पैरासिम्पथेटिक का ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो अगर मैं दोनों को ब्लॉक कर दूं तो आइज में थोड़े सिंपथेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। हकीकतन सिंपथेटिक इफेक्ट्स नहीं है, हकीकतन वो अपनी इंट्रिंसिक एक्टिविटी की तरफ जा रहा है। सही है, समझ नहीं आया तो मैं बताया। तो मिसाल समझ लो कि भाई हार्ट की जो अपनी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो होती है 80 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल रूटीन में हार्ट 72 बीट्स पर पाया जाता है, क्योंकि हार्ट पे पैरासिम्पथेटिक ज़्यादा असर कर रहा होता है, सिम्पथेटिक थोड़ा असर कर रहा होता है, ठीक। नॉर्मल रूटीन में इस पर पाया जाता है। अब अगर मैं पैरासिम्पथेटिक ब्लॉक कर दूँ, सिम्पथेटिक ब्लॉक कर दूँ तो हार्ट वापस चला जाएगा ना अपनी इंट्रिंसिक एक्टिविटी पे, तो काइंड ऑफ सिंपथेटिक इफेक्ट नहीं हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। सही होगी बात। तो ये वाली बातें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई थी। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 3 की वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।